हेलो किड्स। देखिए आज से हम अपना सेकंड चैप्टर साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी लेंदी है, तो एक वीडियो में तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। ज़्यादा ही कोशिश की जाएगी कि 2 वीडियोज़ में चैप्टर जो फिनिश हो जाए और जो है डेफिनेशन समझ से जाएगी अच्छे से। नोट्स के रिक्वायरमेंट को बताइएगा, मैं आपको नोट्स भेज दूँगा। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर के नाम के बारे में। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं क्या वो प्योर हैं? मैं अभी मैटर के बारे में आपको नहीं बताऊंगा कि मैटर होता क्या है, अभी मैटर की डेफिनेशन आगे आएगी तो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। तो देखिए भाई, सबसे पहले बात आती है मैटर है क्या। मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, आप उसे कह सकते हैं कि मैटर है। ठीक है, देखिए ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर भी। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। आप मैटर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। ये 2 काइंड के मैटर्स आप कह सकते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर। अच्छा, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस जैसे मान लीजिए आपको ना पानी दे दिया गया, आपको 1 गिलास पानी दिया गया और आप देख लो उसमें बहुत सारी गंदगी मिली हुई है, मतलब सैंड पड़ी हुई है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये प्योर नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर के पार्टिकल्स के अलावा और भी कई सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इसीलिए आप ये बात कह सकते हैं कि जो वाटर है वो प्योर नहीं है। इनडायरेक्टली आई मीन टू से, प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस हुआ करते हैं जिसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स सेम काइंड के होते हैं, आप उसे कहते हैं कि प्योर सब्सटेंस है। और अगर उसमें अलग अलग काइंड्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो आप कहेंगे कि इम्प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस मतलब इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स विच आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। उसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेम काइंड के होते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस जो होता है। अच्छा, अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर का मतलब होता है कि व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेज आर कंबाइंड टुगेदर इन एनी रेशियो। ठीक है, आप जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स जो है कंबाइन कर देते हैं किसी भी रेशियो में, जैसे मान लीजिए सपोज टू बी कि आप लेमनेड बना रहे हैं, मतलब शिकंजी बना रहे हैं और आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप उसके अंदर 3 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। किसी दूसरे पर्सन को कम मीठा पसंद है तो 2 चम्मच चीनी भी डाल सकता है ना। दोनों कंडीशंस में लेमनेड बन रहा है, शिकंजी दोनों केसेस में बन रही है, मिक्सचर आप दोनों केसेस में बना रहे हैं। लेकिन क्या डिफरेंस आ गया है कि उनकी कॉम्पोजिशन अलग है। आपने 3 चम्मच चीनी डाली है, दूसरे वाले पर्सन ने 2 चम्मच चीनी डाली हुई है। ठीक है ना। तो इसीलिए मिक्सचर के लिए कोई भी रेशियो फिक्स नहीं होता। ठीक है ना। मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स हैं उसके, जैसे आप चीनी हुआ, पानी हुआ, लेमन हुआ, ये सारी चीज़ें जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनका रेशियो कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो मिक्सचर का मतलब ये हो गया, अ मिक्सचर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज इन एनी रेशियो। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेज आर कंबाइंड टुगेदर इन एनी रेशियो इट इज सेड टू बी द मिक्सचर। इसे मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि मिक्सचर एंड इट्स टाइप्स। अब मिक्सचर की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई। ठीक है। अब मिक्सचर के टाइप्स भी हुआ करते हैं कुछ। तो मिक्सचर जो हुआ करता है, मिक्सचर कोई भी मिक्सचर हमेशा 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे हमने अभी शिकंजी के बारे में बात की, मैं इस शिकंजी का एग्जांपल बहुत दूंगा इस पूरे चैप्टर में, है ना, क्योंकि बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, बहुत फैमिलियर है हमें इस चीज़ से। इसीलिए देखिए भाई, अगर आपने शिकंजी बनाई और उसमें शुगर को अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया आपने उसके अंदर तो आप एक बात नोटिस कीजिएगा, जब आप उसे पीना शुरू करते हैं तो जितनी मीठी वो आपको ऊपर से लगेगी, जब आप उसे ख़त्म करने वाले होंगे उतनी ही मीठी तब भी लगेगी, मतलब उसके टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस काइंड का मिक्सचर जिसमें थ्रू आउट कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहती है, सेम रहती है, मतलब जिसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट एक जैसी रहती है ना, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे मिक्सचर में, तो इस काइंड के मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप मड को वाटर में डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स उसके ऊपर फ्लोट करेंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे उस जो है वाटर के अंदर। तो ऊपर उसकी कॉम्पोजिशन अलग है, नीचे उसकी कॉम्पोजिशन अलग है ना। तो इस काइंड के मिक्सचर को कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच द कंपोनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। आप ये भी कह सकते हैं अ मिक्सचर विच हैज़ सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इज सेड टू बी द होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था लेमनेड का, है, या आप ये कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सेंट, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर,
अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, ये एग्जांपल आप ले सकते हैं होमोजीनियस में। और हेट्रोजीनियस में अ कंपोजिशन अ मिक्सचर विच डज नॉट हैव सेम composition throughout, a mixture which does not have same composition throughout is said to be the heterogeneous mixture। और आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि वाटर एंड सेंट। और अच्छा, एक और बात, आप दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की, अ मिक्सचर इन विच इट्स कंपोनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, जिसमें जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, तो उस काइंड के मिक्सचर को कहा जाता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। होमोजीनियस एंड हेटेरोजेनियस दोनों समझ में आगे होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस, आई एम रीडिंग दिस वन। A mixture is said to be homogeneous if all the components of the mixture are uniformly mixed and there are no boundaries of the separation between them. For example, sugar and water, etc. Heterogeneous, जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है उसके कंपोनेंट्स का, वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं वाटर एंड सेंट, ठीक है ना। एयर भी एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है ना। एयर हेटेरोजेनियस मिक्सचर इसीलिए है, जैसे नीचे वाले, अगर हम अपने अर्थ सरफेस के बारे में बात करें तो अर्थ सरफेस के पास ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। आप थोड़ा ऊपर जाइए तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगी, उससे थोड़ा ऊपर जाइए तो आपको आर्गन ज़्यादा मिलेगी, उससे थोड़ा ऊपर चले जाइए तो आपको नाइट्रोजन ज़्यादा मिलेगी। तो इसीलिए उसकी कॉम्पोजिशन सेम नहीं है। तो इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जो एयर है वो एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। इसके बाद आता है सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। सॉल्यूशन क्या होता है, अच्छा समझिएगा कि हमें क्या किया कि वापस से वही पहुँच जाते हैं शिकंजी वाले एग्जाम्पल पर। हमने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर लिया, ठीक है। तो शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद जो हमको मतलब दोनों का जो मिक्सचर मिला है, आप उसे सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। आप उसे कहेंगे दिस इज़ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप डेफिनेशन क्या बोलेंगे, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है कि जो कम अमाउंट में, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में जो भी चीज़ कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसे सॉल्यूट कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। जैसे कि हमने बात की थी अभी शिकंजी के बारे में, मतलब वाटर और शुगर के मिक्सचर के बारे में बात की थी हमने। तो जो शुगर है वो तो सॉल्यूट है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। तो अगर आप सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर कंबाइंड टुगेदर द कंपोजिशन इज सेड टू बी द सॉल्यूशन। आप उसे सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सॉल्यूट क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्यूट कहा जाता है। जैसे कि शुगर, सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है सॉल्वेंट, और दोनों के कॉम्पोजिशन को, दोनों के मिक्सचर को कहा जाता है सॉल्यूशन। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। ये देखिए लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज, फॉर एग्जांपल लेमनेड, सोडा वाटर एट्सेट्रा। तो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। जिसका एग्जांपल आप लेमनेड ले सकते हैं, सोडा वाटर ले सकते हैं, ठीक है। सोडा वाटर लाइक जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करके, कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व करके जिस सॉल्यूशन को तैयार करते हैं उसे सोडा वाटर कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स। अच्छा, एक और बात, सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा होमोजीनियस होता है ना। सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस समझ में आ गया आपको अच्छे से होता क्या है। अच्छा, किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। तो जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है और जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट है, ठीक है। सॉल्यूट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ टू बी डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जिसे सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है। एंड सॉल्वेंट इज़ द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज़ डिजॉल्व्ड। और सॉल्वेंट जो होता है वो सब्सटेंस होता है जिसमें सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। दोनों शब्दों में ध्यान देना है। तो सॉल्वेंट की देख लीजिए क्या है, द कॉम्पोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कॉम्पोनेंट इन इट। मैं जो ये तो बता रहा था अभी, यूजुअली द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन इट इज़ लार्ज इन अमाउंट, ठीक है ना। यूजुअली क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कोई सी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और इसे सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ईजी सी डेफिनेशंस हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, भूलने नहीं है किसी भी हाल में। पहली बात, सॉल्यूशन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, पहली बात है, ठीक है। दूसरी बात, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹
10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर। तो मैं सेकंड वाला पॉइंट रीड कर रहा हूँ, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, मतलब कि 10⁻⁻9 मीटर। इसके पार्टिकल्स का साइज इससे भी छोटा होता है। विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, आप उसे नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। आपको उन पार्टिकल्स को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, मतलब ऐसे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है जिसकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, थर्ड वन देखिएगा, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, दैट इज़ दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट। अभी टिंडल इफेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, हाल फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आप किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर, जैसे अभी हमने लेमिनेट का एग्जांपल लिया, अगर आप उसके ऊपर कोई टॉर्च, मतलब कांच के गिलास में आप उस लेमिनेट को ले लीजिए और उसके ऊपर टॉर्च की लाइट स्ट्राइक कीजिए, आप देखेंगे कि वो जो लाइट है वो उस सॉल्यूशन से टकराकर बिखरती नहीं है, स्कैटर नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स का साइज़ इतना छोटा होता है कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता, ठीक है ना, और हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है। और देखिएगा फोर्थ वन, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब जैसे आपने शिकंजी बना ली, आप छान कर, अगर आप चाहें छान कर देख लीजिए उसको, तो आप शुगर को और वाटर को सेपरेट नहीं कर पाएंगे उससे, है ना। मतलब जो सॉल्यूशन होता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको आप फिल्ट्रेशन से, मतलब कि छान कर अलग नहीं कर सकते। ये फैक्ट है कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन। और देखिएगा एक और प्रॉपर्टी देखिएगा, ये वाला, द सॉल्यूशन इज स्टेबल। ये जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब मैं समझाता हूँ। अभी जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया था हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए कि अगर आप मड को वाटर में डालते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स ऊपर प्रेजेंट रहते हैं और काफ़ी सारे जाके नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। आप उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए अनडिस्टर्ब्ड, मतलब थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वो जो पार्टिकल्स ऊपर जो फ्लोट कर रहे थे उनमें से भी काफ़ी पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे, है ना। मतलब वो जो सॉल्यूशन था जो हमने प्रिपेयर किया था, वो जो मिक्सचर प्रिपेयर किया था, आई शुड नॉट से सॉल्यूशन, दैट इज़ अ मिक्सचर, वो जो हमने मिक्सचर प्रिपेयर किया था वो मिक्सचर स्टेबल नहीं था। स्टेबल मतलब वो एज इट इज़ नहीं रहा, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई। पहले ऊपर पार्टिकल्स ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा थे, थोड़ी देर के बाद पार्टिकल्स नीचे पहुंच गए। तो इस तरीके के मिक्सचर को आप अनस्टेबल मिक्सचर कहते हैं। जबकि जो सॉल्यूशन होता है, जैसे अभी हम लेमिनेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं बार बार, तो वो एक स्टेबल मिक्सचर होता है, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप उसे थोड़ी देर के लिए रखा छोड़ दीजिए अनडिस्टर्ब्ड, ऐसा कुछ नहीं होगा कि उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जैसे कि शुगर हो, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे जाके बैठ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप उसे अच्छे से उसके अंदर डिज़ोल्व कर चुके हो, ठीक है। अब चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो जो सॉल्यूशन होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ लेमिनेट का फिर से। देखिए जैसे मान लिया आपने शिकंजी प्रिपेयर करनी स्टार्ट की, मतलब बनानी स्टार्ट की, तो क्या हुआ कि आप उसके अंदर आपने 1 चम्मच चीनी डाल ली, घोल लिया उसको, फिर 2 चम्मच चीनी डाली, फिर उसे डिज़ोल्व कर लिया, फिर 3 चम्मच चीनी डाली, फिर उसको भी डिज़ोल्व कर लिया। आप ऐसा करते जाइए करते जाइए करते जाइए। तो एक कंडीशन ऐसी ज़रूर आती है जब उसमें आप और ज़्यादा शुगर को डिज़ोल्व नहीं कर सकते। तो इस काइंड का जो सॉल्यूशन होता है उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। सिंपली अगर आप डेफिनेशन बोलना चाहते हैं तो आप ये बोलिए, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता, इस काइंड के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है, जिसमें आप और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। अ काइंड ऑफ द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड, जिसके अंदर आप और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं, मतलब उसका उल्टा हो गया पहले वाले का, तो उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, ये जो है यहाँ पर अनसैचुरेटेड वर्ड आएगा, सैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड तो फिर ऊपर वाला है, ये अनसैचुरेटेड वर्ड है, ठीक है ना। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे। तो दिस इज़ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। देखिए सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन
एट द गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। जैसे हमने कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, सैचुरेटेड आप समझ चुके हैं जिसके अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है तो उस केस में उसके अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसे उसकी सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, एट दैट फिक्स टेम्परेचर आप उसे उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी ईजी सा है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ, अच्छा अब मैं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, उसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है और सॉल्वेंट का कम है। ठीक है, सॉल्यूट का ज़्यादा है, सॉल्वेंट का कम है, तो उस काइंड की सॉल्यूशन को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन आप बनाइए जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम हो और सॉल्वेंट का ज़्यादा हो, तो इस काइंड की सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। तो दो काइंड की सॉल्यूशंस हुआ करते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। पहला तो होता है कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड में सॉल्यूट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है। ठीक है, जैसे शुगर और वाटर का आप एग्जांपल ले सकते हैं फिर से। और जो डाइल्यूट हुआ करता है उसमें सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, उस काइंड के सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, कोई सी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिएगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट इन ऑफ द सॉल्यूशन, also amount of the solute dissolved in a given mass or the volume of the solvent is called concentration of the solution। जितना उसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वही उसकी कॉन्सेंट्रेशन कही जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, समझ में आया होगा। अच्छा, अब देखते हैं हम आगे। देखिए, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं फॉर्मूला के बेसिस पर, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। एक तो होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा ना परसेंटेज टर्म यूज़ करते हैं कि इसमें इस सॉल्यूट की परसेंटेज इतनी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना कि सॉल्यूट की परसेंटेज इतनी है। तो आप दो तरीके से कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट करते हैं। एक तो आप करते हैं मास बाय मास, एक करते हैं मास बाय वॉल्यूम। दो तरीके से आप कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी। पहला तो होता है मास बाय मास और दूसरा होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए मास बाय मास में क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ये तो मास बाय मास परसेंटेज है। एक होता है मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर हम लोग मास लेकर चल रहे हैं, नीचे वॉल्यूम लेकर चल रहे हैं, और यहाँ पर दोनों जगह मास लेकर चल रहे हैं, इसीलिए मास बाय मास परसेंटेज है, और जो नीचे वाला है वो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। अच्छा, सस्पेंशन का एग्जांपल मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ। अभी हम जो बात कर रहे थे ना सैंड और मड और वाटर की बारे में हम जो बात कर रहे थे, तो वो जो होता है वो सस्पेंशन कहलाता है। ठीक है, मतलब ये कहने का कि सस्पेंशन में क्या होता है कि आपने जो भी सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मड था, वो सारे के सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, दे रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मैटर, वो उसके अंदर सस्पेंड बने रहते हैं, लटके रहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम सस्पेंशन भी रखा गया है। ठीक है, मड को अगर आप वाटर में डालते हैं तो सारे के सारे पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स उसके अंदर ऐसे ही प्रेजेंट रहते हैं, हवा मतलब पानी के अंदर ही जो फ्लोट करते रहते हैं, आप ये कह सकते हैं तरीके से, उसकी सरफेस के अंदर रहकर। तो इस काइंड के मिक्सचर को बेसिकली सस्पेंशन कहा जाता है। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मैटर, वो उसके अंदर सस्पेंड बने रहते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, फॉर एग्जाम्पल चॉक इन वाटर, स्मोक इन एयर, और एक एग्जाम्पल मैंने मड वाला भी दिया हुआ है। तो ये सब सस्पेंशन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़। तो देखिएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। जी हाँ, पहली बात तो ये कि सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है।
दूसरा, जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं आप उन्हें नेकेड आई से ईजिली देख सकते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज़ 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है और ये एक अनस्टेबल मिक्सचर है। आप इसे स्टार्टिंग में देखेंगे तो उसकी कॉम्पोजिशन आपको कुछ और दिखेगी, थोड़ी देर के बाद आप आएंगे देखेंगे उसमें से और सारे पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे तो उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी। इसलिए आप ये बात कह सकते हैं कि ये एक अनस्टेबल मिक्सचर है। इफ़ द सॉल्यूशन इज़ पास थ्रू द फिल्टर पेपर, अगर आप उसे फ़िल्टर करें, जैसे आप मड और वाटर के मिक्सचर को फ़िल्टर कीजिए, छानिए, तो आप देखेंगे कि उसमें जो मड होगी वो छन के अलग हो जाएगी और वाटर अलग निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है कि केमिस्ट्री में हम लोग नॉर्मल जैसे हम छन्नी से छानते हैं, सीव से जो हम छानते हैं, आप केमिस्ट्री में कभी भी सीव यूज़ नहीं करते क्योंकि सीव जो होती है उसके जो पोर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। हम लोग केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं फ़िल्टर पेपर को। तो फ़िल्टर पेपर जो होता है जैसे आप टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं उसी काइंड का एक पेपर हुआ करता है फ़िल्टर पेपर, उसके थ्रू उसे छाना जाता है। तो आप उसे इजीली सेपरेट कर सकते हैं सस्पेंशन को। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो इसके पार्टिकल्स का साइज़ होता है काफ़ी बड़ा होता है। देयरफॉर द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन ईजिली स्कैटर द लाइट, वो लाइट को ईजिली स्कैटर कर सकते हैं। मैंने आपको स्कैटरिंग का मतलब बताया था अभी कि अगर आप उसे एक कांच के ग्लास में ले लें, आप उसके ऊपर जो है टॉर्च से या बल्ब से लाइट को स्ट्राइक कीजिए तो लाइट जो होती है बिखर जाएगी तो स्कैटर हो गया, और नहीं बिखरेगी तो वो कि लाइट इज़ नॉट एबल द सॉल्यूशन इज़ नॉट एबल टू स्ट्राइक द स्कैटर द लाइट, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता। तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज तो काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। कॉलॉइडल सॉल्यूशन को जनरली कॉलॉइड्स भी कहा जाता है। कॉलॉइड्स और कॉलॉइडल सॉल्यूशन दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, होता क्या है, कॉलॉइडल बेसिकली होता है एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेटेरोजीनियस आप समझते हैं अच्छे से क्या होता है। कॉलॉइडल एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, उसके पार्टिकल्स का साइज़ इतना छोटा होता है कि हम उसे नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, लेकिन इतना बड़ा ज़रूर होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर सकता है। अब देखिए मैं आपको स्कैटर समझाऊँ अच्छे से होता है क्या। पहले तो आपने कभी एक बात नोटिस की होगी, बेसिकली समर्स में आपने देखा होगा कि आपकी जो कोई विंडो है उसमें मान लीजिए कोई आपका जो विंडो ओपन है और वहाँ से सनलाइट आ रही है, तो आप देखते होंगे कभी उसके सामने कि जो डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं आपको डांस करते हुए दिखते हैं, वहाँ पर कई सारे पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखते हैं। मतलब क्या है कि लाइट जो आ रही है वो उन पार्टिकल से स्ट्राइक करके हमारी आंखों तक पहुँच रही है, तो इसे कहा जाता है लाइट की स्कैटरिंग, ठीक है। तो जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स का साइज़ इतना छोटा होता है कि हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन पार्टिकल का साइज़ इतना बड़ा ज़रूर होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर सकता है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं मिल्क। मिल्क के पार्टिकल्स आपको नहीं दिखते, बिल्कुल नहीं दिखते, लेकिन आप टॉर्च मार के देखिए वो लाइट उसमें से निकलेगी नहीं बाहर। मिल्क में से अगर आप किसी कांच के गिलास में मिल्क को भर लीजिए और टॉर्च से स्ट्राइक करके देखिए, लाइट को उसके ऊपर स्ट्राइक करके देखिए, लाइट उसमें से पास आउट नहीं होगी, वो टकरा कर आपकी आंखों तक पहुंचेगी, इधर पहुंचेगी, इधर पहुंचेगी, वो लाइट उसमें से पास आउट नहीं होगी। तो ये तो स्कैटरिंग कहलाती है कि किसी भी मैटर से लाइट स्ट्राइक करे और इधर उधर बिखर जाए, उसमें से पास आउट ना हो, इसको ही स्कैटरिंग कहा जाता है। तो मिल्क एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है क्योंकि उसके पार्टिकल्स आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन वो लाइट को स्कैटर ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन कहलाता है। कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। Colloidal solution is a heterogeneous mixture in which the size of the particles lies between the true solution and the suspension। अच्छा, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है भाई? आप नॉर्मल काइंड का जो सॉल्यूशन बोलते हैं, जैसे जो हम सॉल्यूशन पढ़े थे ना नॉर्मल सॉल्यूशन, जैसे हमने लेमनेड शिकंजी का जो एग्जांपल लिया था वो ट्रू सॉल्यूशन ही था, ठीक है ना। तो इसके पार्टिकल्स मतलब कॉलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है, सस्पेंशन से छोटा और सॉल्यूशन से बड़ा, ठीक है। चले इसके बाद हम लोग बात करते हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में। अच्छा, मैं आपको समझा दूं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। आपने कई सारी इमेजेस देखी होंगी, वॉलपेपर्स वगैरह देखे होंगे कि एक कोई फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट, वहाँ पर जो उसकी डेंस फॉरेस्ट की जो ट्रीज़ हैं उनके बीच में एक काफ़ी स्पेस है और उसमें से सनलाइट ऊपर से नीचे आ रही है, तो आपको सनलाइट दिखती है आती हुई, आपको सन की रेज दिखती हैं। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जब आप कोई भी व्हीकल रन करते हैं फॉग में, है ना, जब फॉग हो रहा होता है और अपना व्हीकल रन कीजिए
तो आपको जो लाइट होगी वो लाइट का पाथ आपको दिखेगा कि लाइट हमारी इस पाथ पर जा रही है, क्योंकि वो फॉग के पार्टिकल से स्ट्राइक करती है, तो आपको उसका पाथ दिखता है, विजिबल हो जाता है। तो इस काइंड का जो इफेक्ट होता है, जहाँ पर लाइट का जो पाथ होता है विजिबल हो जाता है, तो उस काइंड के इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है ना, सीधे पढ़िए आप इसे। Colloidal particles can easily scatter a beam of visible light. This phenomenon is said to be the Tyndall effect. इसे Tyndall effect कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत इजी चीज़ें हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ colloidal सॉल्यूशन, किसी भी colloidal सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़। तो जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो एक तो ये है कि आप इसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते। द पार्टिकल्स ऑफ कॉलोइड कांट बी सीन बाय नेकेड आइज इंडिविजुअली। अच्छा, सेकंड वन, आप इसे फिल्टर पेपर से छान कर भी अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूध को छाने और उसमें से कुछ अलग हो जाए कुछ अलग हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर एंड द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स जो होता है वो सस्पेंशन से तो छोटा होता है और ट्रू सॉल्यूशन से, मतलब सिंपली सॉल्यूशन से बड़ा होता है, मतलब 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। मैंने आपको बताया था कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर्स प्रेजेंट होते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, और देखिएगा जो आप नैनो कार देखते हैं ना, नैनो कार, वो इस नैनो वर्ड से ही ली गई है। नैनो का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इसीलिए उसका नाम नैनो रख दिया गया है। ऑल्दो वो इतनी छोटी नहीं होती, बट ऐसा ही। अच्छा, ये जो होता है एक स्टेबल मिक्सचर होता है। पार्टिकल्स जो होते हैं इसके वो कभी सेटल डाउन नहीं होते, जैसे सस्पेंशन में हो जाते हैं, मड और वाटर वाले मिक्सचर में हो जाते हैं, इसमें उसके पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, विच मीन्स कॉलोइडल सॉल्यूशन या कॉलोइड इज़ क्वाइट स्टेबल। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आया होगा मेरे ख्याल से कॉलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑब्टेनिंग कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। आपके पास एक कोई ब्लू ब्लैक इंक दे दी गई है, आप उसमें पता करना चाहते हैं कि इसमें और कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए आप एक ट्रिक लगा सकते हैं, एक मेथड लगा सकते हैं कि क्या किया हमने, एक ही अरेंजमेंट किया। क्या अरेंजमेंट है, एक हमने वॉच ग्लास लिया, इसके नीचे एक हॉट वाटर बाथ लिया। हॉट वाटर बाथ का मतलब होता है एक बीकर लेना और उसके अंदर पानी को फिल कर लेना है और नीचे से इसको हमें गर्म करना है। तो डायरेक्टली इसीलिए गर्म नहीं करते क्योंकि जो वॉच ग्लास है वो टूट जाएगा अगर आप इसे डायरेक्टली गर्म करने की कोशिश करेंगे तो। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पर इंक को रख दिया, आप उसे गर्म कीजिए, आप देखेंगे कि उसमें से ना वेपर जो है वो निकल जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेपर तो रिलीज़ हो रही है, वेपर तो देखिए निकल रही है इस तरीके से। और थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो भी इसके कंपोनेंट्स होंगे वो आपको अलग अलग दिख जाएंगे। हो सकता है कि एक से ज़्यादा कलर्स उसके अंदर प्रेजेंट हों, तो इस तरीके से आप उसके कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ब्लू और ब्लैक इंक के। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। आप मिल्क से क्रीम को सेपरेट करना चाहते हैं, मिल्क से क्रीम को सेपरेट। अच्छा, देखिए क्या तरीका है इसका करने का। आपने देखा होगा कि अगर हम लोग कभी दूध से अगर मक्खन निकालते हैं, घी निकालते हैं, तो हम उसे मथते हैं। मथने को इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को यूज़ करके मिल्क में से क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक हम लोग अपने वॉशिंग मशीन के ड्रायर में भी यूज़ करते हैं, जहाँ पर वो जो हमारे जो कपड़े गीले होते हैं वो ड्रायर में डालते हैं, वो बहुत स्पीड से घूमता है जो ड्रायर होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो कपड़े होते हैं वो थोड़े से राइज अप हो जाते हैं और जो वाटर होता है उनमें जो प्रेजेंट है वो वाटर नीचे चला जाता है और वो ड्रेन आउट हो जाता है। ठीक है ना। तो मतलब जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है वो होता क्या है उसके अंदर कि जो भी मैटर है आप उसे बहुत स्पीड से रोटेट कराते हैं और स्पीड से रोटेट कराने की वजह से जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो तो ऊपर आके फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं और जो बाकी जो मैटर होता है वो नीचे चला जाता है और आप उसे ईजिली ऊपर से सेपरेट कर सकते हैं। सेम कंडीशन आती है जब आप मिल्क में से क्रीम को मक्खन को अलग करते हैं तो आप उसे स्पीड से रोटेट कराते हैं, जैसे ग्राइंडर में उसे रोटेट कराया जाता है तो उसमें जो क्रीम होती है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है, आप उसे इजीली सेपरेट कर लीजिए और विदाउट क्रीम वाला जो मिल्क है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, इसे सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड। ठीक है, इसमें देखिए मैंने आपको ड्रायर वाला एग्जांपल दिया था ना, तो क्लोथ्स वाटर से कितने हैवी होते हैं बट फिर भी पानी नीचे चला जाता है, क्लोथ्स ऊपर आ जाते हैं ड्रायर में। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक ही ऐसी है कि इसके अंदर हैवी पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स हो जाते हैं वो नीचे चले जाते हैं।
चलिए, दिस प्रोसेस कैरिड आउट बाय द मशीन दैट इज सेट टू द सेंट्रीफ्यूग, उसे सेंट्रीफ्यूग कहा जाता है, जिसके थ्रू आप सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं। वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को रोटेट कराता है। अच्छा, अगला वाला पॉइंट देखिएगा, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड। क्या कह रहे हैं, कभी कभी सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो अगर आप उन्हें फ़िल्टर करने की कोशिश करें, छानने की कोशिश करें, तो वो उसमें से पास आउट हो जाते हैं और आप उन्हें फ़िल्टर करके अलग नहीं कर सकते। जैसे मिल्क की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप मिल्क को फ़िल्टर करने की कोशिश कीजिए, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, पूरा छन के अलग हो जाएगा, वो सब निकल जाएगा उसमें से। तो आप मिल्क में से क्रीम को फ़िल्टर पेपर के थ्रू, मतलब फ़िल्टर करके अलग नहीं कर सकते। आपको क्या करना होता है, द मिक्सचर इज़ रोटेटेड रैपिडली सो दैट द हैवियर पार्टिकल्स इन द मिक्सचर सेटल डाउन टू द बॉटम। ये सेंटेंस से गलत में डाल गया हूँ यहाँ पर हैवी पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे क्रीम ऊपर आ जाती है, ये यहाँ पर लाइटर वर्ड आएगा। ठीक है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन इज दैट द सेंटर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लिक्विड बीइंग लाइटर रिमेन्स एट द टॉप। ये उल्टा लिख गया है दोस्तों, आपको यहाँ पर उल्टा डालना है। यहाँ पर चीज़ आती है कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। ये कंडीशन आती है। अगर नॉर्मल कंडीशन रहती तो लाइटर तो ऊपर रहता ही है, तो लाइटर मतलब जो भी हल्की चीज़ होती है वो तो ऊपर रहती ही है, तो फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करने की ज़रूरत ही क्या थी। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से हैवी चीज़ जो होती है वो ऊपर आती है और जो लाइटर चीज़ होती है वो नीचे चली जाती है। ठीक है ना, ये थोड़ा स्टेटमेंट में जल्दी में गलत डाल गया हूँ, तो आप इन चीज़ों को ज़रा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों स्टेटमेंट्स को। इसमें लाइटर पार्टिकल्स जो होंगे वो नीचे जाएंगे और हैवी पार्टिकल्स ऊपर आएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैंने ड्राई का भी एग्जांपल लिया तो ड्रायर में क्या होता है कि क्लोथ्स ऊपर आते हैं, वाटर नीचे जाता है कि नहीं। तो क्लोथ्स ऊपर आ रहे हैं तो क्लोथ्स तो हैवी होते हैं ना वाटर से, तो हैवी ऊपर आते हैं और लाइटर नीचे जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो गए हैं। ठीक है, हैवी कम्स ऑन द टॉप एंड द लाइटर गोज डाउन। ठीक है, चलिए, ये कह रहा था आपका सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या है बेसिकली। अच्छा, अब आती है बात कि सेंट्रीफ्यूगेशन के एप्लीकेशंस क्या हैं, आप इन्हें कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो कि इट इज़ यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर द ब्लड एंड द यूरिन टेस्ट। वहाँ पर ब्लड और यूरिन टेस्ट को बड़ी स्पीड से सेंट्रीफ्यूग करवाया जाता है, उसमें से पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। तो जो है लेबोरेटरीज़ में यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक पर्पजेज़ में, जहाँ पर बीमारियों वगैरह का पता लगाया जाता है। इट इज़ यूज इन डेयरीज एंड द होम फॉर सेपरेटिंग द बटर फ्रॉम क्रीम। इट इज़ यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ। अब कहना है ना वही वाली बात है, तो ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है मुझसे। चलिए, समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद है सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स। अच्छा देखिए, पहले तो आप इमिसिबल का मतलब समझ लें कि इमिसिबल होता क्या है। इमिसिबल का मतलब हुआ कि कोई भी दो ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते, उन्हें इमिसिबल लिक्विड्स कहा जाता है। आपको कोई ऐसा मिक्सचर दे दिया गया है जैसे कि ऑयल एंड वाटर, जो आपस में मिक्स नहीं होते। अगर आप दोनों को मिक्स करने की कोशिश भी करेंगे तो क्या होता है कि ऑयल तो ऊपर फ्लोट करता है, वाटर नीचे आ जाता है, बिकॉज ऑफ वाटर हैवी होता है, ऑयल लाइटर होता है। तो इस काइंड के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं कि ये जो मिक्सचर है वो इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर है। इमिसिबल मतलब ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो पाते। अगर आप उन्हें सेपरेट करना चाहते हैं तो उसके सेपरेशन के लिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आप केरोसिन को और वाटर को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, वी आर सेपरेटिंग केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर। तो आप इसको सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सेपरेटिंग फनल। मैं आपको दिखाता हूँ सेपरेटिंग फनल होती कैसी है। ये सेपरेटिंग फनल है। उसमें होता क्या है कि ये ऊपर हमारा इसका माउथ है, जिससे कि हम इन दोनों के मिक्सचर को इसके अंदर भरेंगे। और यहाँ पर आपको केरोसिन ऑयल की लेयर है, क्योंकि जो ऑयल है वो लाइटर होता है, और नीचे जो लेयर है वाटर की लेयर है, क्योंकि वाटर थोड़ा सा हैवियर होता है। इसके नीचे जो है ये स्टॉप कॉक कहलाता है। आप ये कॉक है, इसे आप रोटेट करवाते हैं तो ओपन और क्लोज हो जाता है। ये इसका नोज़ल है, नीचे इसका नोज़ल है, इसके थ्रू ही बाहर निकलेगा। देखिए, जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं आप उनकी लेयर को डिफरेंटली देख सकते हैं। आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वाटर है और बाकी जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें ऑयल है। आप इजीली देख सकते हैं। इमिसिबल लिक्विड का मतलब ही होता है। तो आप दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि इसके नीचे एक बीकर रख दीजिए लाकर। आप इसके अंदर बीकर रख लीजिए इसके नीचे लाकर, और स्टॉप कॉक को ओपन कर दीजिए। तो इसमें से पहले पानी नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही पानी की ये जो लेयर है, ये पानी की जो लेयर है, जैसे ही वो नीचे तक पहुंचेगी स्टॉप कॉक तक, आप इसे क्लोज कर दीजिए और बीकर को बदल दीजिए। अब आप दूसरा बीकर लगा दीजिए।
फिर से स्टॉप कॉक को ओपन कीजिए, स्टॉप कॉक को, तो जो केरोसिन ऑयल है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, वो दूसरी बीकर में कलेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से आप देख पाएंगे कि दोनों चीज़ें आपस में जो है डिस्पर्स हो गई हैं, दोनों को आपने सेपरेट कर लिया है। ये ट्रिक ठीक है, समझ में आया होगा बहुत अच्छे से कि आप इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेटिंग फनल से किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये और पढ़ लीजिए ज़रा, जैसे वही जो है अभी हम जो मिक्सचर बनाया है हमने ऑयल का और वाटर का, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम्स सो दैट सेपरेट लेयर्स ऑफ द ऑयल एंड द वाटर आर फॉर्म्ड। आप उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दीजिए, छेड़िए मत थोड़ी देर के लिए, तो आप देखेंगे कि दोनों की लेयर्स अलग अलग हो जाएंगी। ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ द वाटर केयरफुली। आपको पता है बहुत अच्छी सी बात कैसे इस तरीके से आप उसे अलग करेंगे। उसके बाद क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक। फिर आप उसे क्लोज कर दीजिए जैसे ही ऑयल वहाँ तक आए, और अब बीकर बदलिए, दूसरा बीकर लगाइए, फिर से ओपन कीजिए, तो ऑयल दूसरे वाले कंटेनर में आ जाएगा। इस तरीके से आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी था, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी। सब्लिमेशन जो है, अच्छा एक और बात देख लीजिए, ये वाला और, हम जब आयरन का उसके ओर्स में से, ओर मतलब होता है कि वो सब्सटेंस जिसमें से किसी मेटल को निकाला जाता है, अर्थ में से जो सब्सटेंसेस मिलते हैं जिनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उन्हें ओर कहा जाता है। तो जब आयरन को उसके ओर्स में से सेपरेट किया जाता है तो बड़ी बड़ी फर्नेस में हम उन्हें यूज़ करते हैं। फर्नेस मतलब भट्टियाँ। उस भट्टी में क्या होता है कि जो भट्टी होती है उसमें नीचे तो हमारा आयरन होता है, मोल्टेन आयरन मतलब पिघला हुआ आयरन, और इम्प्योरिटीज़ ऊपर होती हैं इसके। तो क्या किया जाता है कि यहाँ से इसका माउथ होता है, यहाँ से इसे ओपन करते हैं और ऊपर से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसमें से सेपरेट कर ली जाती हैं, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ लाइटर होती हैं। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो आप यही तो इमिसिबल लिक्विड्स को तो यूज़ करें, यहाँ पर भी इमिसिबल हैं क्योंकि दोनों आपस में मिक्स नहीं हुए, दोनों की लेयर्स अलग अलग बन गई। ऊपर वाली लेयर को सेपरेट कर लिया जाता है और नीचे जो आयरन है उसका यहाँ से माउथ अलग होता है, यहाँ से इसको आयरन को निकाल लिया जाता है। तो ये तरीका है सेपरेटिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इसके बाद जो सब्लिमेशन है यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे, कल वाली वीडियो में। इतना आप अच्छे से करिए, मैं नोट्स भेज दूँगा और प्रिंट आउट लीजिए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए बहुत अच्छे से। चलिए ठीक है, बाय बाय।